हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट है, प्रोटीन। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन है क्या। हमारे पोषक तत्वों में एक स्थान प्रोटीन का भी, कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की आधारशिला मानी जाती है। प्रोटीन हमारे टूट फूट के मरम्मत, शरीर की वृद्धि व विकास, सब चीज़ों के लिए प्रोटीन अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के शुष्क वजन का लगभग आधा भाग प्रोटीन का बना होता है। अगर देखा जाए तो जल के बाद हमारा प्रोटीन दूसरा स्थान रखता है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए हम लोग आज प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं प्रोटीन है क्या। प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियास से बना है प्रोटीन। इस प्रोटियास का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, मतलब शरीर में जो प्रथम स्थान ग्रहण करे वो प्रोटीन है। यानी जल के बाद जो फर्स्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का मौलिक विश्लेषण वर्जिलियस ने किया था और हमारे शरीर में लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन अस्थि में, रक्त में, उपास्थि में, हर जगह प्रोटीन का योगदान होता है। हर रक्त के निर्माण में प्रोटीन का, ऑक्सीजन के संवहन में प्रोटीन, हर चीज़ के लिए प्रोटीन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जल के जितना महत्वपूर्ण जल है उसके बाद हमारा प्रोटीन है। हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रोटीन का संयोजन, कि प्रोटीन का संयोजन हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन में कार्बन जो होता है 50% होता है, ऑक्सीजन जो होता है 32% हो जाए, नाइट्रोजन जो होता है 16% और हाइड्रोजन 7% होता है। इसमें से देखते हैं ये जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन ये क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, तो ये है 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन 16%, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए नाइट्रोजन। अगला प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे सरलतम, ये नहीं कि प्रोटीन हम लोग डायरेक्ट खाए और हमारे शरीर में ऐसे ही ऑब्जर्व हो जाता है, नहीं, प्रोटीन खाने के बाद अपनी सबसे सरलतम और सूक्ष्मतम इकाई में टूटता है, जिसे हम अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड कहते हैं। तो प्रोटीन की अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन की सरलतम और सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोटीन की सबसे सरलतम व सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वो है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की संख्या भी पूछा गया है। अमीनो एसिड हमारे शरीर में 20 प्रकार के होते हैं अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड की रुधिर में मात्रा जानते हैं कितना होता है? अमीनो एसिड की रुधिर में मात्रा होता है 35 से 65 ml प्रति 100 ml। रक्त में 35 से 65 होता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आवश्यक और दूसरा होता है अनावश्यक। तो आवश्यक क्या होता है? जो प्रतिदिन भोजन से प्राप्त होता है, मतलब हम डेली भोजन के थ्रू उसको लेते हैं, लेकिन वह शरीर से प्रतिदिन निकल भी जाता है, अर्थात उसको लेना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें डेली उसको लेना पड़ता है, इसलिए उसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहा गया है, जो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो क्या आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल है जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं और वो डेली हमारे शरीर से उसका विसर्जन भी हो जाता है। इसका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस तरह हम देखते हैं 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है, जो पूछा गया था पेपर में। इस संख्या भी पूछी जाती है और इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो लोग देखते हैं कि 10 अमीनो अम्ल क्या है। तो पहला है अर्जिनिन, दूसरा है हिस्टीडीन, तीसरा है आइसोल्यूसिन, चौथा है लाइसिन, पांचवा है मिथियोनिन, छठवा है फिनाइलएलानिन, सातवां है ट्रिप्टोफैन, आठवां है थ्रियोनिन, नौवां है वेलिन, 10वां है ल्यूसीन। तो ये 10 याद करना जरूरी, ये 10 याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको कैसे याद करें? हम लोग तो ऐसे भी याद करें कि
हर अमीनो अम्ल का फर्स्ट वर्ड उठा के हम इन सारे बारे में जान सकते हैं। जैसे आ, ही, आ, ला, मी, सी, ट्री, थ्री यो वैल्यू, मतलब इस तरह आही, आला, मिथ, ट्रिट, थ्रियो वैल्यू से भी हम इसको याद कर सकते हैं कि आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, ये 10 प्रकार के हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। अगला देखते हैं अनावश्यक कि अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो जो नाइट्रोजन की सहायता से स्वयं शरीर में उत्पन्न हो जाए वो अनावश्यक अमीनो, उन्हें हमें भोजन द्वारा लेना नहीं पड़ता है, वो हमारे शरीर में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन में नाइट्रोजन का योगदान है, तो क्योंकि नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही अनावश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन की सहायता से स्वयं शरीर में जो उत्पन्न हो वो अनावश्यक अमीनो, इन्हें हमें भोजन के द्वारा लेना नहीं पड़ता और शरीर में स्वतः ही निर्माण इनका हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं पेपर में आता है अर्धावश्यक अमीनो अम्ल। अर्धावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? तो अर्धावश्यक अमीनो अम्ल 5 होते हैं। अर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, सीरीन, टायरोसिन, ये पांचों मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आ भी सकते हैं। अर्जिनिन, ये पूछा जा सकता है कि इसमें से अर्धावश्यक अमीनो अम्ल कौन से है। कभी कभी देखिए आवश्यक में पूछ लिया जाता है अर्जिनिन, कभी कभी अर्धावश्यक में। ये ऐसा अमीनो अम्ल है, यही नहीं 2 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, अर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, जो अमीनो अम्ल आवश्यक होते हुए भी अर्धावश्यक में इसको रखा गया है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। हिस्टीडीन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जिन्हें अर्धावश्यक में भी रखा गया है, तो वो है अर्जिनिन और हिस्टीडीन। कितना हो गया? अर्धावश्यक अम्ल अर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, सीरीन और टायरोसिन, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी अर्धावश्यक के अंतर्गत आते। बाकी जो बचेगा वो अनावश्यक में हो जाएगा, इतना ही ध्यान रखना फिर सिर्फ जरूरी होता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, कि प्रोटीन का वर्गीकरण कितने भागों में होती है। तो हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला है गुणवत्ता के आधार पर, और दूसरा है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर, और तीसरा क्या है? तीसरा है प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तो देखिए पहला देखते हैं गुणवत्ता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर क्या है? पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो पूर्ण प्रोटीन क्या है? अधिकतर हम लोग देखते हैं जंतु जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसे हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जंतु जगत से क्या? जैसे अंडा हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, यहाँ तक कि दूध, इसको हम पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है क्या? आंशिक प्रोटीन। कि आंशिक प्रोटीन क्या है? तो हम लोग देखते हैं जैसे जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उन्हें हम आंशिक प्रोटीन कहते हैं। क्या आंशिक प्रोटीन में क्या आता है? जैसे वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साग, ये सब जो है आंशिक प्रोटीन में अंतर्गत। इसीलिए हम दाल के साथ चावल को खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी को खाते हैं, क्योंकि जो दाल में अमीनो अम्ल होते हैं वो चावल में नहीं होते, जो चावल में होते हैं वो दाल में नहीं होते। तो दाल और चावल दोनों इकट्ठे खाने से हमें पूर्ण प्रोटीन मिल जाता है। 2 चीज मिल के हमें पूर्ण प्रोटीन दे देता है। इसीलिए उसके बाद क्या देखते हैं कि अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन क्या है? जिसमें किसी भी प्रकार की प्रोटीन ना हो वो अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब ये होता है जिसमें कुछ ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रोटीन ना हो उसे हम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो अपूर्ण प्रोटीन में क्या होगा? जिलेटिन, जो फलों में, जिस अपूर्ण प्रोटीन में हम अक्सर कह सकते हैं कि जिलेटिन जो होता है वो अपूर्ण प्रोटीन होता है, ये फलों में पाया जाता है। जिलेटिन, इसे हम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ये हो गया। गुणवत्ता के आधार पर हम लोगों ने देख लिया पूर्ण, अपूर्ण एंड आंशिक। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला देखते हैं जो सेकंड है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार। तो हम लोग क्या देखते हैं? इसमें पहला क्या है? साधारण प्रोटीन। तो साधारण प्रोटीन क्या होता है? चलिए बताइए, साधारण प्रोटीन पता है आपको क्या होता है? जी, साधारण प्रोटीन कौन सा है? ऐसा प्रोटीन देखिए जिसमें सारा जो अकेला हो, जो स्वयं द्वारा निर्मित हो, मतलब एक चीज एक ही प्रकार का हो। जैसे कि दूध में क्या होता है? लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो ये साधारण प्रोटीन में आते हैं, क्योंकि दूध में ये सारे जो लिखे हैं हम लोगों ने कि किसमें कौन सी प्रोटीन होती है, ये पेपर में आए हुए हैं। पहला क्या? दूध
दूध में कौन से प्रोटीन? लैक्टोजन। दूसरा क्या है? मांसपेशी। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोग्लोबिन। और तीसरा है मक्का, मक्का में जिंक प्रोटीन। और चौथा है चावल, चावल में आर्जिनिन प्रोटीन होता है। और रक्त में ग्लोबिन होता है। जौ में हार्डिन होता है। अस्थि में कोलेजन प्रोटीन, मूंगफली में एरेचिन, बादाम में एमिनडीन। ये सारी जो होती हैं ये हमारे साधारण प्रोटीन होती हैं। ये सब साधारण प्रोटीन। सेकंड क्या है? संयुक्त प्रोटीन। तो हम लोग देखते हैं संयुक्त प्रोटीन क्या है। संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो स्वयं और दो के मिश्रण से बनती हैं। जैसे हम लोग क्या बता सकते हैं कि इस संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत अगर हम लोग क्या उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन लिख देते हैं इसको। संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण हम लोग दे देते हैं। हम लोग देखते हैं संयुक्त प्रोटीन में देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोटीन हो सकती है। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, और उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इसमें ये होता है कार्बोज में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोज में। और न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। देखिए जैसे इसमें है ना हीमोग्लोबिन, ये लोहे में पाया जाता है। इसमें हीम और ग्लोबिन दो प्रोटीन। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लिक और प्रोटीन। और उसके बाद क्या है? फास्फोप्रोटीन। ये सब संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण है। फास्फोप्रोटीन, ये सब हमारे संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण। इसमें देखिए हीम और फास्फोर, इसमें प्रोटीन के साथ है ग्लाइकोजन मिला होता है, इसमें प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल मिला होता है, इसमें ग्लोबिन के साथ हीम मिला होता है, इसमें प्रोटीन के साथ फास्फोरस मिला होता है। मतलब इन सब में प्रोटीन के अलावा भी एक अन्य तत्व है, इसीलिए इसको हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रोटीन। इसे हम कहते हैं संयुक्त प्रोटीन। अगला क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। मतलब व्युत्पन्न जो तीसरा है हमारा, इसको कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। फिर क्या है? मतलब किसी चीज का बनकर उत्पन्न होना। व्युत्पन्न यानी किसी भी चीज का बनकर उत्पन्न होना, जो कहीं से मतलब उत्पन्न मतलब जो कहीं से प्राप्त ना हो, खुद से बन के तैयार हो, वो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। इसमें मतलब दो होता है, एक प्राथमिक हम लोग देख सकते हैं, एक देखते हैं द्वितीयक। प्राथमिक एंड द्वितीयक। तो प्राथमिक प्रोटीन में हम लोग क्या देख सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? मेटा प्रोटीन यानी जमे हुए प्रोटीन। मतलब जमे हुए प्रोटीन में क्या आता है? जैसे दूध का जो केसिन प्रोटीन होता है वो इसका बेस्ट उदाहरण है। दूध का केसिन प्रोटीन इसका जमे मेटा प्रोटीन का बेस्ट उदाहरण है। क्योंकि दूध का प्रोटीन हम लोग देखते हैं जो इसको फाड़ के पनीर बनता है तो ये जमा हुआ होता है, जो फाड़ने के बाद अलग हो जाता है। दूध का केसिन, ये मेटा प्रोटीन का उदाहरण। दूसरा क्या है? इसमें होता है पेप्टाइड, पेप्टोन, ये सब होते हैं द्वितीय पे। पेप्टाइड, पेप्टोन, ये दोनों है द्वितीय प्रोटीन। मतलब व्युत्पन्न में दो प्रकार के, प्राथमिक एक द्वितीय। व्युत्पन्न माने जो खुद से उत्पन्न हो, किसी के द्वारा प्राप्त ना हो, व्युत्पन्न प्रोटीन।
चलिए अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, एक जंतु आधार पर, इसको हम लोग समझने प्राप्त करें। जंतु आधार पर लोगों ने अभी इसमें भी पढ़ लिया था कि जंतु आधार पर जो जंतु जगत से प्राप्त हो उस प्रोटीन को हम जंतु आधार पर कहेंगे, कि जैसे मांस हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, यकृत हुआ, जिगर हुआ, ये सारी चीज़ें हम जंतु आधार पर प्राप्त करते हैं। दूसरा वनस्पति आधार, वनस्पति आधार पर हम लोग जो वनस्पतियों के थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं जो भी प्रोटीन, वो हम वनस्पति आधार पर रखते हैं। जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें हम वनस्पति, फल, फ्रूट्स और सब्जियां, सारी चीज़ें वनस्पति आधार पर हो जाएंगी। तो इतना समझ में आया कि प्रोटीन का वर्गीकरण क्या, 3 प्रकार, गुणवत्ता के आधार पर, भौतिक घुलनशीलता के प्राप्ति स्रोत के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण, आंशिक अंडा पूर्ण, और भौतिक आधार पर साधारण, संयुक्त, व्युत्पन्न। प्राप्ति स्रोत के आधार पर जंतु आधार पर, और दूसरा है वनस्पति आधार पर। ये सारे समझ में आए। इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, हम लोग क्या देखते हैं जो ये मेटा प्रोटीन बनते कैसे, मेटा प्रोटीन बनते कैसे हैं। तो मेटा प्रोटीन जो होते हैं वो अम्ल क्षार की क्रिया के पश्चात बनते हैं। मेटा प्रोटीन अम्ल प्लस क्षार की क्रिया के पश्चात बनते हैं। अम्ल क्षार की क्रिया के पश्चात मेटा प्रोटीन बनते हैं। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन के कार्य, कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन का पहला कार्य शरीर की वृद्धि व विकास हेतु, मतलब शरीर को ग्रोथ करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए प्रोटीन अति महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि शरीर के ऊतकों का निर्माण, टूट फूट की मरम्मत, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोटीन के द्वारा होता है। दूसरा, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत में ये चीज़ जो भी है कि हमारे तंतु ऊतक, डेली हम लोग कार्य चलते फिरते उठते बैठते, हमारे कहीं ना कहीं तंतु ऊतक टूटते फूटते रहते, इसकी मरम्मत और वृद्धि के लिए हमारा प्रोटीन आवश्यक है। तीसरा, रक्त का थक्का जमाने में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है, रक्त की प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिन। जो फाइब्रिन है वो रक्त की प्रोटीन है। इसको जो रक्त का थक्का जमाने में हमारा वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। जो रक्त की प्रोटीन कौन सी है, ग्लोबिन प्रोटीन, सॉरी, रक्त की प्रोटीन को ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। और वो हमारा फाइब्रिन में बदलकर हमारे रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। कभी भी ऑपरेशन के समय खून अधिक बह जाता है तो उस खून को रोकने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। O2 के संवहन में हम देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो रक्त के थ्रू ही पूरे शरीर में जाता है, इसलिए O2 के संवहन में, उनका संचरण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान। अम्ल क्षार संतुलन में, अम्ल क्षार के बैलेंस करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। छठवां है शरीर के अंगों के गति व गमन के लिए, हमारे शरीर को चलने फिरने व गतिमान बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। सातवां है मांसपेशियों के संकुचन में, मांसपेशियों के संकुचन में भी, क्योंकि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन होता है, इसलिए मांसपेशियों के संकुचन में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आठवां ऊर्जा का उत्पादन में, मतलब ऊर्जा के उत्पादन के लिए, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए ऊर्जा के उत्पादन में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण योग देता है। 9th है हार्मोन्स के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी हार्मोन्स, और 10वां है एंजाइम और हार्मोन्स दोनों के निर्माण के लिए प्रोटीन अत्यावश्यक है। मतलब एंजाइम और हार्मोन्स दोनों के निर्माण के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण देता है। और अगला जो नेक्स्ट, ये सब तो हो गया कि प्रोटीन के कार्य, इतने जो ढेर सारे हैं, सारे प्रोटीन के कार्य हैं। इसके अलावा प्रोटीन के और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो इसे प्रोटीन की कमी से हमारा क्या होता है, प्रोटीन कमी से क्वार्सियोस्क्लेरोसिस नामक रोग भी हो जाता है। जो प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है, और जो मैरास्मस है, प्रोटीन और कार्बोज दोनों की कमी से होता है, इसलिए इसकी कमी से हम क्वार्सियोस्क्लेरोसिस और मैरास्मस ये दोनों रोग भी देख सकते हैं। अगर इससे मोस्ट मेन पूछा जाए कि मुख्य कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से, तो क्वार्सियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है। इतना प्रोटीन का बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। इसमें हम लोगों ने पूरी की पूरी प्रोटीन एक ही क्लास में कम समय में हमने पूरा प्रोटीन कवर कर लिया है। ये हमारे पेपर के लिए, आने वाले टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने तय हैं।
तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा और इसको पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा, ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।